बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 6 दिसंबर पाकिस्तान में हफ्ते की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर 7 डेज 7 दिन हो गए हैं आसिम मुनीर्स डिफेक्टो मार्शल लॉ या आप कहिए मिलिट्री राज। लेकिन उसके अंदर यह भी याद रखना है आपने कि 6 से 7 दिन का गैप भी था। रिटायरमेंट के बाद उनको दोबारा इस फॉर्म 47 की अपॉइंटमेंट पर अपॉइंट किया गया है। आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद आप सबके जहनों में बहुत सारे शकूक व शबहात हैं कि क्या ये इमरान खान साहब की जान लेने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कल जो फौज के तर्जुमान ने यूनिफॉर्म पहनकर बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया, उसके बाद कोई शक व शुबे की गुंजाइश तो रह नहीं गई। तो ये इन्होंने क्यों किया, ये इतना खुलकर बाहर क्यों आए, इसके ऊपर मैं ज़रूर तफसील से कोशिश करूंगा इस गुत्थी को सुलझाने की। अकले कुल तो हम नहीं, लेकिन आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि ये इतना बाहर निकलकर कल डीजी साहब क्यों खेले हैं। क्या ये एतमाद था या एतमाद का फुकदान था? क्या ये उनका गुस्सा था जो लबरेज हो गया एंड एनफ इज एनफ, या अब डर लगना शुरू हो गया है और उसके लिए अब नई सफबंदी करवा रहे हैं, इमरान खान को माइनस करना है पार्टी में से, या कोई और मामला है? इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज से मैं एक सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। माजरत हमें पहले ही करना चाहिए था, लेकिन कल डीजी साहब ने जो ख्वाहिशात का इजहार किया उसके बाद मेरा ख्याल अब ज़रूरी है। अब हम हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का एक एक वाकया आपके सामने रखेंगे। आज उस सिलसिले में पहला वाकया व्लॉग के आखिर पर आपके सामने रखूंगा। छोटा छोटा 5-5 मिनट का सेगमेंट करेंगे क्योंकि रिपोर्ट बहुत बड़ी है, तो कोशिश होगी कि हर रोज़ 5 मिनट हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को दें और आपको जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट वाकयात हैं वो आपके सामने रखें, और वो किसी और ने नहीं बताए हुए, हमारे रिटायर्ड फौजी अफसरान ने वो सारी दास्तान सामने रखी है, पाकिस्तान के अपने जजेस के सामने, पाकिस्तान के अपने चीफ जस्टिस के सामने, जो उस वक्त के हेड ऑफ स्टेट ने वो कमीशन बनाया था। तो उसकी तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहली खबर जो आज आपके सामने रखनी है वो इस्लामाबाद से रखनी है, जहां पर 2 बच्चियां जिनको जज के बेटे ने गाड़ी के नीचे कुचल कर मार दिया था। जिस वक्त ये खबर आई थी मैंने आपको खबर दी थी और साथ ही आपको बता दिया था कि आउटकम क्या निकलना है। हालांकि ना मैं नजूमी हूं ना मैं आमिल हूं, लेकिन एक बात तो है ना, मैं पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान में पला बड़ा हूं और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ के निज़ाम को समझता हूं। तो ये मैंने अकेले ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। जब आपको खबर मिली होगी तो आप सबको भी मेरे बताने से भी पहले ही पता होगा कि इसका अंजाम क्या होना है। लेकिन मेरा अंदाजा यह था कि कोई महीना लगेगा, कोई 2-4 हफ्ते लगेंगे, फिर अंजाम होगा। नताशा साहबा का आपको किस्सा याद होगा, कराची में जिस तरह उन्होंने एक बाप और बेटी को गाड़ी के नीचे कुचल कर मारा था। लेकिन यहां पर तो क्विक सर्विस है। जो जस्टिस आसिफ साहब के बेटे हैं उनको आज माफ कर दिया गया और उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जी हां, शाइस्ता कुंडी साहबा जो है वो जज थी, उनकी अदालत के अंदर आज मुल्जिम को पेश किया गया। 4 दिन मुल्जिम सिर्फ हवालात में रहा। हमारे पास इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स हैं कि 4 दिन बच्चे ने अपनी मर्जी का खाना खाया, मैकडॉनल्ड से लेके हर जगह से उनको डिलीवरी हुई, चाइनीज रेस्टोरेंट से भी शायद एक दफा खाना मंगवाया गया, शायद एक दफा जापानीज खाना भी उनके लिए खाने के अंदर आया, मोबाइल फोन उनको दिया गया था जिस पर वो गेम्स खेलते रहे। और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं कि उनको वीडियो गेम जो है वो इंटरनेट के थ्रू अपने दूसरे साथियों के साथ खेलने की भी इजाजत थी। ये भी हमें पुलिस जराये से पता चला। उन्हें अलग एक कमरे में रखा गया पुलिस स्टेशन में, वो हवालात नहीं था जहां उन्हें नया मैट्रेस बिस्तर, चलें ये तो अलग बातें हैं, मैं इस पर मेरा क्या एतराज, जहां उस मुल्क के अंदर अशराफिया को इतनी सारी सहूलतें हैं तो ये भी सही। लेकिन जो आउटकम है वो 4 दिन के अंदर, इससे इंस्टेंट जस्टिस आपको दुनिया में, ऐसे ही हमारी अदलिया को हमने नीचे रखा हुआ है पूरी दुनिया के, इनको तो टॉप पे होना चाहिए, इनको तो नंबर 1 पे होना चाहिए। हम सिर्फ अकेले डीजी आईएसपीआर को रोते रहते हैं, यहां कौन कम है। लेकिन फिर एक चीज आपने कंफ्यूज नहीं करनी, ये 78 साल में ये जो कुछ हुआ है इसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे जनरल साहबान का है कि उनको ऐसे ही जज पसंद है। ये ध्यान में रखें कि ये जो जस्टिस आसिफ हैं जिनके बेटे ने कुचला था 2 लड़कियों को, इनको कोयटा से आउट ऑफ टर्न चौधरी साहब ही, जनरल साहबान ही यहां पर लेके आए हैं। और उन्हीं के काम करने के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से मौजूद जजेस थे उनका आप ये कहिए कि हुक्का पानी बंद करने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए,
उनकी आवाज बंद करने के लिए, उनके कलम से इंसाफ ना लिखा जाए या फैसले ना लिखे जाएं जिसमें इंसाफ की बात हो, जस्टिस आसिफ को इंपोर्ट किया गया था। अब मुझे एक बात बताइए, जब कोई भी आमिर या कोई भी ताले अज़मा या कोई भी डिक्टेटर या कोई भी ऐसी फोर्स जो मावराए कानून हो, वो अपना कोई प्यादा ऐसे उतारती है तो फिर वो उसे प्रोटेक्ट भी करेगी। अब क्या हुआ, जज के बेटे ने दो बेचारे आम आवाम की बेटियां, आम आवाम तो वैसे कीड़े मकोड़े हैं, तो आम आवाम की बेटियों को अगर उन्होंने कुचल दिया तो मेरे जैसे आप जैसे तमाम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं उस मुल्क के अंदर, तो फिर क्या फर्क पड़ गया। तो वो जो 25 साल और 27 साल दो बच्चियां नौकरी करके घर से निकल रही थीं, उनको ड्रिफ्टिंग करते हुए इन साहब के बेटे ने जस्टिस आसिफ साहब के लैंड क्रूजर के ऊपर बैठकर कुचल दिया। सीसीटीवी फुटेज गायब कर दी गई और 4 ही दिनों में फैमिली को इतना मजबूर किया गया। आज सुबह रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे कि इस्लामाबाद पुलिस के एक एसपी, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी कि आपने हर सूरत सुलह करवानी है। वो जो मकतूलीन थे, जिनका कत्ल हुआ, जिनकी बच्चियों का, उनके घर बैठ गए थे एसपी साहब खुद, और सारा दिन उनको इस बात पर कन्विंस किया कि आपको इंसाफ कहीं से नहीं मिलना, सुलह कर लें, कुछ पैसे वैसे मिल जाएंगे या कोई और मामलात हो जाएंगे, आपकी जान बख्शी हो जाएगी, वरना हो सकता है आप ही पे कोई केसेस ना बन जाए, आप लोगों ने इस मुल्क में रहना भी है। ये क्लेम किया जा रहा है ग्राउंड से, तो एक एसपी जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। बहरहाल आज शाइस्ता कुंडी साहबा की अदालत में दोनों जो मकतूलीन बच्चियां थीं उनके वर्सा को पेश किया गया। अच्छा, मजे की बात यह है कि एक मकतूलीन जो थे, एक बच्ची के जो घर वाले थे, वो पेश नहीं, तो उनकी वालदा को वीडियो कैमरा के थ्रू उनका बयान ले लिया गया। एक बच्ची के शायद वालिदे मोहतरम जो हैं वो अदालत में आए और उन्होंने आकर, वालदा ने वीडियो कैमरा पर और वालिद ने दूसरी बच्ची के खुद आकर उन्होंने कहा जी हम जज साहब के बेटे को माफ करते हैं, हमें इनसे कोई गिला नहीं। शाइस्ता कुंडी साहबा ने भी ये नहीं कहा कि आप किसी जोर ज़बरदस्ती तो नहीं है, सोच ले, मैं आपको 3 दिन देती हूँ, 2 दिन देती हूँ, या वो ये कहती हैं कि लाइसेंस के बगैर गाड़ी चला रहा था तो चले, माँ बाप ने माफ़ भी कर दिया, ताज़ीरात पाकिस्तान के फलां कानून के तहत इन्हें 2 महीने 4 महीने 6 महीने की जेल होती है, 2 बच्चियों को कत्ल किया, उन्होंने भी फौरी तौर पर जमानत मंजूर करके फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया और मेरे ख्याल में फौरी तौर पर रिहाई हो भी गई होगी। और इसमें मज़े की बात यह है कि मुझे नहीं पता उन्हें जुडिशल किया भी है कि नहीं, कि यहाँ पर कानून ने बिल्कुल अपने आप को मुकम्मल तब्दील कर लिया। तो ये है मुल्क के खदादात, जहाँ पर गरीब की बेटी को कुचल दो तो इंस्टेंट इंसाफ मिलता है, लेकिन कुचलने वाले को, जो कुचली जाती है, उसको नहीं। ये वो पाकिस्तान है जो आसिम मुनीर चाहते हैं। ये वो सैयद भी हैं, वो हाफिज़ भी हैं, आर्मी चीफ भी हैं, और ये वो जो स्टैंडर्ड है वो उन्होंने सेट किया। ये उनके हैंड पिक जज साहब हैं जिनके बेटे ने ये सब कुछ किया है। यहां पर यह भी बताया गया था कि जज साहब उनके घर गए थे और माफ़ी मांगी थी और कहा था कि मेरा बेटा कसूर पर है। मेरा बेटा कसूर पर होने के बावजूद चंद मिनटों के अंदर सब कुछ ख़त्म। अब चलते हैं आगे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल जो आप सबके जहनों में कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से रह गया है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। पहले मैं द डिप्लोमेट की स्टोरी आपके सामने रखता हूं, इंटरनेशनल जरीदा है बहुत बड़ा। उसके बाद मैं कुछ अपना तबसरा और तज्जिया आपके सामने रखूंगा, फिर हमने 1-2 और खबरें करेंगे और फिर हम चलेंगे सीधा हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के चैप्टर नंबर 1 की तरफ, जो आज मैंने आपको एक वाकया सुनाना है। तो जो द डिप्लोमेट है, जो एक इंटरनेशनल जरीदा है, वो कहता है कि पाकिस्तानी फौजी की आदत समझती है, मीन ऊपर बैठे हुए चंद जनरल्स जो हैं, कि इमरान खान को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करना इंतहाई ख़तरनाक कदम होगा। मतलब इमरान खान को कत्ल करना इंतहाई ख़तरनाक कदम होगा क्योंकि इसके नताइज उल्टे पड़ सकते हैं। माजी में भी सियासी शख्सियात के कत्ल या ताकत के इस्तेमाल ने फौज के खिलाफ शदीद रद्द अमल और बगावत को जन्म दिया, जैसे अकबर बुगटी का कत्ल, लाल मस्जिद केस वगैरह। अगर इमरान खान को ख़त्म किया गया, जाहिर है उसमें भुट्टो साहब का हवाला इन्होंने नहीं दिया, लेकिन वो भी होना चाहिए था, जाहिर है। अगर इमरान खान को ख़त्म किया गया तो वो शहीद बन जाएंगे, उससे उनके हामी मज़ीद जज्बाती और मुनज़्ज़म हो जाएंगे और जनरल्स को उसका शदीद नुकसान होगा। फौज के लिए मौजूदा हिकमत अमली ज़्यादा महफूज है, यानी इमरान खान को सियासी और कानूनी मुकदमात
कैद, मीडिया ब्लैकआउट के जरिए कमजोर करना, बजाय इन्हें खत्म करने के इमरान खान को खत्म करने से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर हंगामे, बदमनी और सियासी इंतशार पैदा होने का खतरा है, जिसे फौज कंट्रोल नहीं कर सकेगी। फौज समझती है कि इसे पहले ही पार्लियामेंट के जरिए बेपनाह इख्तियारात, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और मुकम्मल कंट्रोल मिल चुका। इसलिए इमरान खान को मनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ उनकी सियासत को महदूद करना काफी है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बढ़ती हुई ताकत के पस मंजर में फौज के लिए सबसे बड़ा खतरा खान की अवामी मकबूलियत और जज्बाती फॉलोइंग है। इसलिए इसे खत्म करने की बजाय खामोश रखना बेहतर समझा जा रहा है। यह है पूरे का पूरा तज्जिया द डिप्लोमेट का। अच्छा, अब मैं कुछ थोड़ा सा तज्जिया अपना आपके सामने रख दूं। उसके बाद रसूल बख्श रईस साहब ने, अहम नाम है, बड़ा नाम है पॉलिटिकल साइंस में, प्रोफेसर भी रहे हैं लम्स में, उन्होंने भी एक तज्जिया दिया खैबर पख्तूनख्वा पर। पहले मैं वो रखता हूं, उसके बाद तज्जिया रखते हैं, समझने में बेहतरी होगी। रसूल बख्श रईस कहते हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया गया तो फिर कुंडी साहब रहेंगे या कोई और, जो भी मुंतखब वजीर आला और काबीना की जगह लेगा, जाहिर है कि वो बहुत बहादुर होगा। वो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि कुंडी हो या कौन हो गवर्नर, लेकिन वो कोई तगड़ा बंदा ही होगा, क्योंकि गवर्नर राज लगाने के बाद आसान नहीं होगा वहां बैठना। वहां जो मुमकिन रद्द अमल हो सकता है उसका सामना करना बहुत दिल गुर्दे का काम होगा। इस वक्त आईनी रखनों और कानूनी रुकावटों और पेचीदगियों वगैरह को खाते में डालकर हम वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। यहां सब कुछ मुमकिन है, इसके बाद क्या होगा इसका अदराक तो दूर की बात, ख्याल भी नहीं। आगे पीछे फिरते खुशामदी और कुछ वहां हुकूमत गिराने के बाद फैज हासिल करने के मुतमन्नी तो माजी में दोहराई गई बातें ही करेंगे कि जनाब फिक्र ना करें, हम संभाल लेंगे। वज़ीर आला सहेल खान आफरीदी नौजवान, गैर रिवायती सियासतदान और नई उभरती हुई क़यादत के नुमाइंदे हैं। उनकी कदर करने और इन्हें एहतराम देने की बजाय इन्हें तनकीद के निशाने पर रखा हुआ है। इन्हें अपनी जमात के बानी से मुलाकात की इजाज़त से बार बार इनकार हुकूमत के इदारों के बारे में क्या जाहिर करता है। कई बार गोश गुजार करने की कोशिश की कि मुल्क में नौजवानों के अंदर अदमे वाबस्तगी का रुझान बहुत ज्यादा है और सरहदी कबायली इस्लाम में जहां से अफरीदी साहब का ताल्लुक है, यह रुझान बढ़ रहा है। पूरे सूबे के हालात बिगड़ेंगे तो कोई भी गैर मुंतखब हुकूमत, चाहे उसके हाथ कितने ही मजबूत क्यों ना हो या मजबूत कर दिए क्यों ना जाएं, इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सकेगी। बहुत ही मारूफ पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, कमेंटेटर हैं, दानिश्वर हैं रसूल बख्श रईस साहब। उनका ये तज्जिया है, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब जरा हम आ जाते हैं अपने तज्जिए के साथ, जो हमने कई लोगों से बात की पाकिस्तान में, उसमें एक दो रिटायर्ड आला तरीन फौजी अफसरान। जब मैं आला तरीन कहता हूं तो इधर वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुए या मेजर जनरल रिटायर्ड हुए, उसके साथ और बड़े अहम ओहदों पर रहे। उसके साथ साथ मैंने आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स के साथ बात करने की कोशिश की जो माजी में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रहे। आला तरीन वकला के साथ बात करने की कोशिश की, कुछ फॉर्मर जजेस के साथ बात करने की कोशिश की, एक दो बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियंस के साथ बात करने की कोशिश की, कोई 2 के करीब सीनियर जो आप ये कह लीजिए कि वैसे ही सिटीजन जो तारीख को समझते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि उन्होंने वो किसी ओहदे पर थे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख को, वो उनकी उम्र इस वक्त आप ये कहिए कि लेट 70 में है, तो उन्होंने बहुत कुछ देख रखा है, उनसे समझने की कोशिश की। तो इसी नतीजे पे पहुंचा कि जो पाकिस्तानी फौज है, उन्होंने जब कोई काम डालना होता है तो वो उसको अनाउंस नहीं करते, वो बल्कि अपने खाते में तो लेते ही नहीं है। यहां तो मुल्क तोड़ दिया याया खान ने, तो वो अपने खाते में नहीं लिया, वो भुट्टो के खाते में डाल दिया। जो कल DGSPR ने किया वो अनकूद तो था ही, वो बदतमीजी और जाहिलाना और फक्कड़पन तो था ही, वो एक घटिया जुबान और घटिया अंदाज तो DGSPR का था ही। वो ऐसे ही लग रहा था कोई उबाश बोल रहा है, कोई किसी इदारे से कोई बंदा नहीं बोल रहा, कोई उबाश किस्म का आदमी बोल रहा है, जिसको कोई सियासतदानों में फिर भी, क्योंकि सियासत का एक टेम्परेचर होता है, एक नेचर होती है, आपके खास तरह के मुखालफिन होते हैं, आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी होती, आपको जवाब देने वालों को आपकी यूनिफॉर्म का हया नहीं करना होता, आप एक पूरे इदारे को उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, आपके रैंक एंड फाइल जो सियासी होते हैं उसमें आपको डिसओन करने की कैपेसिटी थोड़ी बहुत होती है।
बस अगर मैं गया हूं, मैंने बहुत सख्त बात कर दी, तो मेरे जो सीनियर कोलीग कोई होगा वो कहेंगे ये इसका जाती मामला है, हम नहीं कह रहे इसने गलती कर दी, चले माजरत चाहते हैं। अब DGISPR ने जो कुछ कहा और जितनी मैं यही कहूंगा आमियाना जुबान इस्तेमाल की, जितनी उबाश जुबान इस्तेमाल की, ऐसे ही लग रहा था कि किसी माफिया, कोई इटालियन माफिया है या कोई और माफिया है जो लोगों को मारता है, कत्ल करता है, और उनका कोई स्पोक्स पर्सन है जो खड़ा हो गया। मतलब आपको पता है ये मिलिशियाज भी होती है ना पूरी दुनिया में, उन्होंने भी यूनिफॉर्म्स पहनी होती हैं, वो भी अपनी यूनिफॉर्म। तो ये नहीं लग रहा था कि पाकिस्तानी फौज के वो नुमाइंदे हैं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, कौमी इदारा है, वहां से खड़े होकर इस तरह की जुबान बोलना। लेकिन बहरहाल उन्होंने बोली। इससे जो मेरा तज्जिया, देखिए ये खतरा तो पहले दिन से है कि खान साहब की जिंदगी को ये खत्म कर सकते हैं, इसको कोई हतमी तौर पर तो सिफर नहीं कह सकता। इनकी जो शैतानियां हैं, इनके जो कारनामे हैं, अयूब खान से शुरू होकर फातिमा जना साहबा के साथ जो कुछ किया इन्होंने, उसके बाद शेख मुजीब के साथ जो किया, फिर भुट्टो साहब के साथ जो किया, और उसके बाद जो कुछ सो ऑन चलता रहा, तो ये कोई भी कहे तो वो बहुत ही बड़ा को बेवकूफ होगा कि वो इस बात को मुकम्मल माइनस कर दे कि ये खान साहब की जिंदगी को कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, मैं इनसे अच्छाई की इतनी तवक्को नहीं कर सकता। तो हैविंग सेड दैट, इसको साइड पे रख लीजिए कि जरूर उसका खतरा हर एक महसूस करता है, मैं भी, आप भी, और अल्लाह से दुआ गो हूं कि अल्लाह इमरान खान साहब की हिफाजत भी करें और इनको कोई अक्ले सलीम दें कि ये इस तरफ ना जाएं। लेकिन दूसरी बात आप कर लें कि क्या ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसके कोई और अगराजो मकासद थे? मेरे ख्याल में तो और अगराजो मकासद थे, क्योंकि अगर इन्होंने ये काम करना है, जो कि मैं दोबारा कह रहा हूं कि मैं माइनस नहीं कर सकता इनकी ये घटिया सोच के ये नहीं करेंगे या करेंगे जो ऊपर बैठे चंद लोग हैं, ये बिल्कुल कर सकते हैं, माफिया की तरह ऑपरेट कर रहे हैं, फौज को भी कब्जे में लिया हुआ है पूरी को। तो फिर इन्होंने अनाउंस नहीं करना था, फिर इन्होंने ये नहीं कहना था हम वर्सेस हिम, इन्होंने इन्हीं फेक अदालतों से सारे करवा करवू के फैसले। तो फिर कल क्या किया? दो मेरे ख्याल में अचीवमेंट्स की हैं। एक तो कल नोटिफिकेशन था। अब नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा गैप है, 6-7 दिन एक बंदा रिटायर रहा है और मुल्क के आला तरीन वकला, में नाम बार बार लोगों के नहीं लूंगा, उनको चुकना ले जाके, आला तरीन जो वकला हैं वो राय दे चुके हैं कि वो रिटायर हो चुके हैं 26-27 अपना 27-28 तारीख को, 28 या 29 तारीख को वो रिटायर हो चुके हैं आसिम मुनीर साहब। तो रिटायरमेंट के बाद 5 तारीख को एक नोटिफिकेशन करना, 6-7 दिन रिटायरमेंट रहने के बाद, इसके ऊपर तो बात होनी थी, इस गैप पे बात होनी थी, मीडिया में बात होनी थी, इस गैप को कैसे फिल करना। ये गैर कानूनी पीरियड जो वो यूनिफॉर्म पहनते रहे हैं, चलें फेस सेविंग के लिए ही किसी नोटिफिकेशन में उसे कवर कर लें, कोई किसी नोट में ही कवर कर लें फाइल के अंदर उस चीज को, वो तो नहीं हुआ। तो वो तो अब कानून में खिला तो रह गया। अब वो रिटायर, तो एक तो उस पर ये डिस्कशन नहीं चाहते थे, डिस्कशन का महवर कहीं और लेके जाना चाहते थे। दूसरा, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक डायरेक्ट फील ये भेजी गई है कि माइनस इमरान खान करना होगा, वो तो बिल्कुल खत्म, या फौज या इमरान खान। जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो फौज के खिलाफ खड़ा होगा। हालांकि ये हकीकत नहीं है, ये फौज को तो इन्होंने कब्जे में किया हुआ है, 5, 7, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300, 500 जितने भी लोग हैं ये, जिसमें किसी दिन आपको पूरा बताएंगे कि ये कैसे ही ऑपरेट होता है काम सारा। लेकिन बहरहाल ये 1000 कर लें, 2000 लोग कर लें, ये तो 7 लाख की फौज है। उसको इन्होंने सबने, वो दूसरे लोगों का तो ये काम नहीं है, बाकियों का सबका। हां, उन्हें कहीं ये अहकामात देंगे तो वो जाके वो भी वही काम करेंगे, लेकिन ये असल पे तो ऊपर अहकामात देने वाले हैं जो असल मुजरिम है। तो असल में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल को यह पैगाम भेजा है कि अब इमरान खान नहीं, तो माइनस इमरान खान के लिए अब आप मजीद साजिशें होती देखेंगे। अब आप कहेंगे कि आप इतने कॉन्फिडेंस से ये क्यों नहीं कहते। मैं बताता हूं आपको, मैं हुकूमत में जब नहीं भी था, तो जब केपी में लोगों को मिलता था, तो केपी के लोगों का जो गमो गुस्सा है बाकी पाकिस्तान के साथ और खुसूसन पंजाब के साथ, मैं आम आवाम की बात कर रहा हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। और मैं जब पॉलिटिक्स में नहीं था तब भी मुल्क से बाहर जो केपी के सिटीजन्स के जो ग्रीवेंसेस हैं वो बहुत डीप है हम सब के साथ। वो समझते हैं कि उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई। मशरकी पाकिस्तान में जो 1971 को गलती की थी वो तो कुछ भी नहीं है। अगर यहां पर ऐसी कोई गलती की गई तो मेरे मुंह में खाक, ये सोच नहीं सकते कि इनको उसके बाद क्या फेस करना पड़ना है, और इसका इन्हें अंदाजा है। अब अदराक होने के बावजूद ये ताकत के नशे में कोई ऐसी हरकत करें और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें जो जिसके बाद फिर ये बिल्कुल हतमी हो जाए कि एक नहीं कई ज़हनी मरीज हैं, तो फिर मैं नहीं कह सकता।
लेकिन अगर किसी को जरा सा अदराक भी है और सिस्टम के अंदर और लोग भी होंगे तो इन्हें बताना चाहिए कि ये हाई वोल्टेज गेम खेल रहे हैं, हाई वोल्टेज केबल्स को टच कर रहे हैं। ये यहां पर अब रुक जाएं, मेरा इनको मशवरा है, हाथ बांध कर मशवरा है, धमकी नहीं है। मैं हाथ बांध कर इन्हें पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं, मशवरा दे रहा हूं कि यहां रुक जाएं। 1971 को जो इस मुल्क के साथ सानेहात हुए या 70 और 71 में, वो कुछ नहीं। अगर आप ये करेंगे तो मामला किधर के किधर चले जाएंगे, ये आपकी सोच नहीं है। बहरहाल आगे चलते, आगे जरा एक और बहुत ही करीब तरीन है पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, कंवर दिलशाद, वो भी ये कहते हैं कि इस वक्त गवर्नर राज लगाने की कोई जरूरत नहीं और उसके नुकसानात बहुत ज्यादा होंगे, फायदे नहीं होंगे। वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट आदमी है, उनका भी इनको यही मशवरा है। माजी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ क्या कह चुके, जरा उनकी स्टेटमेंट सुनिएगा। जो सलूक मेरे साथ हुआ वो लीडरों को बागी बनाता है। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हामी था। हमने उसे बागी बनाया था, हमने उसे बगावत की तरफ धकेला। जो सलूक आपने तमाम वुज़राए आज़मों के साथ किया ठीक नहीं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ये वो कह रहे हैं। आगे ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, हाजिर सर्विस फॉर्म 47 के वजीर दिफा ने भी यही बताया कि अवामी लीग के मैंडेट का, मीन शेख मुजीबुर रहमान का, एहतराम नहीं किया गया और एक फौजी आमिर का जाती एजेंडा कौमी एजेंडे पर गालिब आ गया और पाकिस्तान टूट गया। ये ख्वाजा आसिफ और नवाज शरीफ दोनों माजी में बयान दे चुके हैं और यही हकीकत है, यही ट्रुथ है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूं कि शेख मुजीब और आज की सूरत हाल में बहुत फर्क है। मतलब जो झटका मिलिट्री जर्नल्स को तब लगा था वो कुछ नहीं था, ये बहुत हाई वोल्टेज है। आज की कौम जो है वो बहुत ज्यादा बेदार है, उनको बहुत समझ है कि क्या हो रहा है। तो मैं जितने भी कोर कमांडर्स हैं, तमाम कोर कमांडर से हाथ बांध के अपील करता हूं, मुल्क की यकजहती की खातिर, कि अपना रोल प्ले करें, स्पीक आउट, इंटरनली स्पीक करें। बेशक मैं ये नहीं कह रहा बगावत कर दें, स्पीक आउट, चुप करके ना बैठे रहें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि हम किस तरफ जा रहे हैं और एक पार्टी को और एक लीडर को इतना दीवार के साथ ना लगाएं। और ये जो माइनस इमरान खान का आपका एजेंडा है ये कभी पूरा नहीं होगा और इंशाल्लाह ये हम कभी पूरा नहीं होने देंगे, ये आप जमा खातर में रखें। अब मैं, क्योंकि वक्त मेरे पास कम है, बातें तो मैंने और भी करनी थी इस मौजू के ऊपर, क्योंकि साबिक IGFC लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने भी इनकार कर दिया है कि मुझे अगर ऑफर हुई, तो उनका नाम भी चल रहा था गवर्नरशिप के लिए KP में, उन्होंने कहा मैं नहीं हैंडल कर सकता इस सारे मैस को, मैं इसमें नहीं आऊंगा। तो उससे आप खुद सोच लीजिए कि मामला क्या है। कल जलसा हो रहा है, वहां से आपको जो टोन होगी, जो रिएक्शन होगा, उसका काश ये जाके गेज करें। मेरा ख्याल इन्होंने गेज किया हुआ है, इनको अंदर से पता है ये सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं कि PTI से इमरान खान को माइनस करें, इमरान खान की आवाज को जरा खामोश करें और हम मजीद लपेटें इस इक्तदार को और नून और पीपल्स पार्टी को भी कट इनटू साइज करके मजीद अपने आप को जो है हम फ्लरिश करें और नोटिफिकेशन और उस चीज के ऊपर बहस को रोके। ये इनका एजेंडा था। अब आ जाएं जी जरा क्विकली। कल एक तो आपको ये भी पता हो कि मतलब ट्यूसडे को, कल कह रहा हूं, वहां पर अडयाला भी जाएगी फैमिली, देखते हैं वहां पर क्या होता है। हुकूमत धमकियां तो बड़ी बड़ी लगा रही है। अच्छा, सबसे पहले हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट क्या है। 1971 की जंग और मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहात जानने के लिए उस वक्त के हेड ऑफ स्टेट जुल्फकार अली भुट्टो ने एक अदालती कमीशन बनाया जिसकी सरबराही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान कर रहे थे और जाहिर है उसमें और भी जजेस थे। रिपोर्ट में क्या था, जंग में सियासी और फौजी गलतियां, गलत फैसलों, कमांड के मसाइल और बंगाली अवाम से ताल्लुकात खराब होने की वजूहात का तज्जिया शामिल था। रिपोर्ट खुफिया क्यों रही? हुकूमत ने इसे हसास करार देकर अवाम से छुपा दिया क्योंकि इसमें आला फौजी और सियासी क़यादत पर सख्त तनकीद थी। बाद में क्या हुआ? 2000 के बाद रिपोर्ट के कुछ हिस्से लीक हो गए, सन 2000 के बाद, जिसके बाद इसकी मुकम्मल इशाअत का मुतालबा बढ़ा। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े कौमी सानहा सकूत ढाका की पहली बड़ी तहकीक थी जो आज भी माजी में समझने और माजी को समझने और गलतियों से सीखने के लिए बहुत अहम समझी जाती है। अब हम बात करते हैं हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट चैप्टर 1, उसका इखलाकी पहलू। चैप्टर 1 में लिखा हुआ है द मॉरल एस्पेक्ट, इखलाकी पहलू।
जो ओवरऑल समरी है इसकी, हमूदुर रहमान कमीशन ने अपनी ज़िमनी रिपोर्ट के बाब नंबर 1 में इंतहाई साफ और सख्त लहजे में यह नतीजा अखज किया कि 1971 में मशरकी पाकिस्तान की तबाही और फौज की हथियार डालने की सबसे बड़ी वजह फौज के सीनियर अफसरान का संगीन इखलाकी जवाल था, इखलाकी दिवालियापन था। यह जवाल 1958 अयूब खान से शुरू हुआ। यह जवाल 1958 और 1969 के मार्शाल्लाह के तवील अरसे में इक्तदार, पैसा, जमीनें, अयाशी और करप्शन की लत की वजह से पैदा हुआ। अयूब खान का पहले मार्शाल्लाह और फिर याया खान का, और इस सारे के अंदर वो कहते हैं कि तवील अरसे में इक्तदार, पैसा, जमीनें, अयाशी और करप्शन की लत पड़ गई थी आर्मी के सीनियर अफसरान को, उसकी वजह से यह सानहा हुआ। मशरकी पाकिस्तान में तैनाती के दौरान यह इखलाकी गिरावट अपने अरूज पर पहुंच गई। शराब, बदकारी, जना जिसे उर्फ आम में कहा जाता है, लूटमार, स्मगलिंग और जाती दौलत जमा करने की हवस ने सीनियर कमांडर्स को पेशावराना तौर पर मफलूज कर दिया। नतीजातन वो तो सही फैसले कर सके ना लड़ने का जज्बा रखते थे। कमीशन का हतमी फैसला यह है कि सिर्फ भारतीय फौज की अददी बर्तरी या हथियारों की कमी शिकस्त की वजह नहीं थी, बल्कि पाक फौज के आला तरीन कमांडर्स का इखलाकी दिवालियापन, अयाशी, बुजदली और नाअहली असल वजह थी। पैराग्राफ नंबर 9 चैप्टर 1 में पैराग्राफ नंबर 9 सबसे अहम हिस्सा है इस चैप्टर का। भारत से वापस आने वाले सीनियर अफसरान, वो अफसरान जो भारत में पकड़े गए थे, बाद में फिर आपको याद होगा शायद शिमला एग्रीमेंट और उस सब जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद वापस लाया गया था हमारे फौजियों को, अफसरान को, सिविलियंस को। 90,000 के करीब हमारे अफसरान वहां पर जो हैं वो पकड़े गए थे। तो वहां से वापस आने वाले सीनियर फौजी अफसरान के बयानात ने अब आखिरी शक भी खत्म कर दिया कि मार्शल लॉ के फराइज और सिविल इंतजामिया में फौज की तवील और गहरी शमूलियत ने पाक फौज के पेशावराना मेयार और इखलाकी इकदार को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। ब्रिगेडियर मोहम्मद सलीमुल्लाह, एम सलीमुल्लाह, मेरा ख्याल मोहम्मद सलीमुल्लाह ही होगा, जो मशरकी पाकिस्तान में 203 ब्रिगेड के कमांडर थे, उन्होंने कहा मार्शल लॉ के फराइज और अंदरूनी सिक्योरिटी के तवील कामों ने फौज के पेशावराना मयार को शदीद नुकसान पहुंचाया था। रेयर एडमिरल मोहम्मद शरीफ, नेवी के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग मशरकी पाकिस्तान ने कहा कि इस शिकस्त की जड़ 1958 में ही पड़ गई थी, 1958 में, जब फौज ने मुल्क पर कब्जा कर लिया। सियासत सीखते सीखते हम सिपागिरी भूल गए, मीन लड़ना भूल गए और दौलत कमाने, जमीनें हथियाने और अयाशी में लग गए। यह बात सिर्फ इन 2 अफसरान की नहीं थी, बल्कि दर्जनों सीनियर अफसरान ने बिल्कुल यही राय दी थी, जिनमें शामिल हैं कमोडोर IH मलिक, चिटागोंग पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन थे, ब्रिगेडियर SSA कासिम, कमांडर आर्टिलरी थे, कर्नल मंसूर उल हक मलिक, GSO 91 डिवीजन थे, कर्नल इजाज अहमद, कर्नल स्टाफ मशरकी कमांड और कई दीगर अफसरान। कमीशन का हतमी जो एनालिसिस इस चैप्टर में, मार्शल लॉ ने फौज को अंदर से खोखला कर दिया था, तरबियत खत्म हो गई थी, जज्बा खत्म हो गया था और आला क़यादत का इखलाकी दिवालिया हो चुका था। यह सच है जिसे हमूदुर रहमान कमीशन ने स्याह सफेद में लिखा। अब हम ये रिपोर्ट आपके सामने क्यों रख रहे हैं? क्योंकि आज, और मैं आपको पहले यह भी बता दूं कि ये रिपोर्ट मैंने नहीं आपके सामने रखी, एक बहुत ही सीनियर मिलिट्री ऑफिसर हैं, ये उन्होंने पढ़ के हमारी मदद की और उन्होंने हमें गाइड किया और कहा कि ये आप रखें। उनको रिटायर हुए भी शायद 10-15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं शायद। उन्होंने ये रखी और कहा कि आप एजुकेट करें आज के जो मॉडर्न हमारे ऑफिसर्स हैं और आवाम है। पर्पस हमारा क्या है? पर्पस हमारा एक ही है कि हम अपनी माजी की गलतियों से सीखें और आगे वो गलतियां ना दोहराएं। लग मुझे ये रहा है कि हम आज भी बजिद हैं और वही गलतियां दोहराने की तरफ लगे हुए हैं। मुझे यहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।